1947 में पंजाब दो हिस्सों में तकसीम हुआ तो पंजाब का असल चेहरा, इसकी पहचान, इसकी ज़बान, इसकी सकाफ़त, बल्कि पूरी पंजाबियत ही लाहौर के ऐवान इक़्तिदार में दफन कर दी गई। आज पंजाब अपनी पहचान खो चुका है। पंजाबी ज़बान शर्मिंदगी का निशान बन चुकी है। इस धरती की आवाज़ सरकारी ऑफिस में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में और मीडिया से मुकम्मल तौर पर गायब हो चुकी है। ऐसे में सवाल यही है कि पंजाब ने अपनी पहचान कैसे खोई और क्या अब इसकी पहचान वापस लेके दी जा सकती है या ये पहचान अब आना मुमकिन नहीं। यही आज जानने और समझने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। पंजाब से पंजाबियत को अलग करने की कहानी, पंजाबी कल्चर को, पंजाबी ज़बान को इससे तोड़ने की कहानी 1857 के उस जंग आज़ादी के दौरान ही शुरू हो गई थी, जब अंग्रेज़ों ने अपने ख़िलाफ़ बंगालियों की और उत्तर प्रदेश के यूपी के लोगों की, सेंट्रल पंजाब के लोगों की बगावत को कुचलने के लिए पंजाबी फ़ौज का भरपूर इस्तेमाल किया था। यानी दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में जो बगावत हुई थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, बंगालियों ने की थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी में थे, या अवध के लोगों ने की थी, जो सेंट्रल इंडिया के लोगों ने की थी। इस बगावत को मुकम्मल तौर पर अंग्रेज़ों ने कुचला। पंजाब से जो उन्होंने सिपाही अपनी फ़ौज में भर्ती किए थे, चाहे ये सिख सिपाही हों, मुसलमान हों, हिंदू हों, लेकिन पंजाबी सिपाहियों ने भरपूर अंग्रेज़ों का ये काम किया और ईस्ट इंडिया कंपनी को जीत दिलवाई 1857 की इस जंग में। अब यहाँ से एक अंग्रेज़ी हुकूमत ने एक बाकायदा नई थ्योरी कॉइन की। वो नई थ्योरी ये थी कि पंजाबी तो बड़ी मिलिट्री रेस है, यानी ये तो बड़े बहादुर और लड़ने मरने वाले लोग हैं। अब इस थ्योरी को प्रमोट करने के लिए अंग्रेज़ी हुकूमत ने बाकायदा तौर पर, जैसे मेजर जनरल सर रॉबर्ट का नाम लिया जाता है, फ्रेडरिक रॉबर्ट्स का नाम लिया जाता है, सर हर्बर्ट रिस्ले का नाम लिया जाता है, इन्होंने बाकायदा इस तरह की किताबें लिखवाना शुरू कर दी, इस तरह के आर्टिकल्स लिखवाना शुरू कर दिए कि पंजाबी तो बड़ी मिलिट्री रेस है, बड़े बहादुर लोग हैं। क्योंकि अब अंग्रेज़ ने डिफ़ाइन कर लिया था कि पंजाब को सिर्फ दो मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एक तो पंजाब की ज़रख़ेज़ी और यहाँ के पानी के बायस इसको फूड बास्केट के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, यानी यहाँ पर सिर्फ एग्रीकल्चर जो ऐसा हो जो इंडिया की ज़रूरियात पूरी कर पाए, गंदम, चावल, बाकी जो अनाज की ज़रूरियात होती हैं। और दूसरा, यहाँ से मिलिट्री कुव्वत ली जाए, यहाँ के लोगों की बहादुरी को देखकर फ़ौजी कुव्वत ली जाए। और इसका फिर हमें सबसे बड़ा सबूत भी नज़र आता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जब अंग्रेज़ों को अपनी जान के लाले पड़ गए थे खुद यूरोप में और दुनिया भर में। तो इस वक्त भी पंजाबियों ने, यानी कुल इंडिया जो इंग्लैंड के अंदर इंडिया की फ़ौज की तादाद थी वो 11 लाख थी। इस 11 लाख जो इंडियन फ़ौज थी, इनमें 3.5 लाख से ज़्यादा पंजाबी थे। यानी इंडिया के किसी और इलाके से इतनी बड़ी तादाद में फ़ौजी नहीं थे जितने पंजाब से फ़ौजी थे। और इसके साथ साथ चूँकि पंजाब को में अब ये एक पूरा प्लान किया गया कि ना यहाँ पर अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएं सिवाय एलीट के अलावा, या ना यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाए, ना यहाँ पर इंडस्ट्री बनाई जाए, ना यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। तो इस सब के सियासी असरात भी आ रहे थे। सियासी असर सबसे बड़ा 1937 के इलेक्शन में हम देखते हैं कि जब बिल्कुल प्रो ब्रिटिश पार्टी यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, जो पंजाब के जागीरदारों की पार्टी थी, पंजाब के मुसलमान जागीरदार, हिंदू और सिख जागीरदार, मुकम्मल तौर पर प्रो ब्रिटिश पार्टी थी, ये पार्टी जीतती है 1937 का इलेक्शन, यानी 175 में से 98 सीट्स लेती है जो यूनियनिस्ट पार्टी होती है। अब इंडिया के किसी और इलाके में इस तरह नहीं हो रहा 1937 में कि अंग्रेज़ों की हमायत याफ्ता या मुकम्मल तौर पर जो अंग्रेज़ों के राज की हमायत करने वाली पार्टी है वो इतनी बड़ी अक्सरियत से जीत कर आ रही है। लेकिन ये जाहिर करता है कि पंजाब का सियासी शऊर कितना कम कर दिया गया था कि अगर यूनियनिस्ट पार्टी यहाँ से इलेक्शन जीत रही थी। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हम मिसाल लें, इसमें 6.5 लाख के लगभग जो पंजाबी फ़ौजी थे, इन्होंने ब्रिटिश इंडिया के अंदर रहते हुए दुनिया भर में बरतानिया के लिए जंग की। कुल जो इंडियन सोल्जर्स की तादाद थी वो 25 लाख थी। इस 25 लाख में से 6.5 लाख फ़ौजी पंजाबी थे।
किसी और इलाके में इतनी, किसी और सूबे से, कितनी और स्टेट से इतनी बड़ी तादाद में फौजी बरतानिया की फ़ौज के अंदर नहीं गए थे। फिर जब पार्टीशन होती है 1947 में, तो जो पंजाब का उस वक्त के यूनाइटेड पंजाब का मोर देन 65% इलाका होता है, वो इस जो पाकिस्तानी पंजाब होता है, वेस्टर्न पंजाब होता है, इसको मिलता है। और आबादी भी लगभग 60% से ज़्यादा, जो यूनाइटेड पंजाब की आबादी थी 60% ज़्यादा वो वेस्ट पंजाब में आती है, यानी पाकिस्तानी हिस्से के पंजाब में आती है। अब ईस्ट पंजाब में क्या हुआ, इंडियन पंजाब में क्या हुआ, वो कहानी हम किसी और दिन के लिए रखते हैं। पाकिस्तानी पंजाब में किस तरीके से पंजाबियत को बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश की गई। जैसे ही आज़ादी मिलती है 47 के बाद, तो जो पंजाब की फ्यूडल एलीट होती है, पंजाब के ऐसे जागीरदार होते हैं कि जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कोई जदोजहद नहीं की होती, किसी किस्म की स्ट्रगल नहीं की होती, वो एक बिल्कुल मुकम्मल तौर पर यहाँ पर अलाइंस करते हैं पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ, ब्यूरोक्रेसी के साथ। इन बड़े जागीरदारों में हम देखें पंजाब के मलिक फ़रोज़ ख़ान नून हैं, मुमताज़ दौलताना हैं, नवाब इफ्तिखार हुसैन ममडोट हैं, नवाब ऑफ काला बाग हैं, मखदूम फैमिली है रहीम यार ख़ान की, गिलानी फैमिली है मुल्तान की, कुरैशी फैमिली है मुल्तान की, लुगारी फैमिली है डेरा गाजी ख़ान की। ये तमाम जो जागीरदाराना घराने होते हैं, ये अलाइंस करते हैं पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ, अयूब खान के साथ, ब्यूरोक्रेसी के साथ, और एक खेल खेलते हैं। ये खेल क्या होता है, यानी ये जो पंजाब के जागीरदार सियासतदान हैं फ़ौज के साथ, ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर ये खेल खेलते हैं कि जो भी सूबा, जो भी कौम, चाहे वो पख्तूनों की हो, बलोचों की हो, बंगालियों की हो, सिंधियों की हो, अपने हक़ की बात करेगी, अपनी ज़ुबान की बात करेगी। ये इन पंजाबी सियासतदानों ने उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इनको गद्दार करना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा गफ्फार खान भी गद्दार है, GM सैयद भी गद्दार है, बलोच कौम परस्त भी गद्दार हैं, ये लोग इंडियन एजेंट हैं, ये लोग पाकिस्तानी नहीं हैं, ये लोग मुसलमान नहीं हैं। ये पंजाबी जागीरदारों ने, सियासतदानों ने खेल खेलना शुरू कर दिया उस वक़्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर, क्योंकि इनका मुफाद इसी में था। तो पंजाबियत की बात या पंजाबी की बात करना कैसे मुमकिन था जब दूसरे जो छोटे सूबों थे वहाँ पर जो ज़ुबान की, कल्चर की, अपने कौम के हकूक़ की बात करता था, उनको इन्हीं पंजाबी सियासतदानों ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर गद्दार करार देना शुरू कर दिया। वन यूनिट की हमायत हो, सूबों के हकूक़ ख़त्म करने हों, सूबाई ज़ुबानों को इम्प्लीमेंट, उनका नफाज ना होने देना हो, कोई भी हो, पंजाबी सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ा रहा। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में हनीफ रामे कुछ अरसे के लिए, साल सवा साल के लिए 1974 से 75 तक पंजाब के चीफ मिनिस्टर बनते हैं। इन्होंने ज़रूर पंजाबी की बात की, पंजाबियत की बात की, पंजाबी काज को प्रमोट करने की बात की, पंजाब के हवाले से जो गलत फहमियाँ थी उनको दूर करने के हवाले से किताबें भी लिखी। पंजाब का मुकदमा इनकी बड़ी मशहूर किताब है, लेकिन इनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिली, इनको उस वक्त पब्लिक सपोर्ट नहीं मिली, यानी इनकी इस आवाज़ को ज़्यादा कबूलियत हासिल नहीं हुई। उसके बाद हम देखते हैं जनरल ज़िया के दौर में पंजाब में इंडस्ट्रियलिस्ट घराने के, यानी सनतकार घराने के सियासतदान जो है पंजाब से सामने लाए गए। इनमें बड़े नामों में मियाँ नवाज शरीफ हैं, या चौधरी ज़हूरुल्लाह के बेटे जो इंडस्ट्रियलिस्ट बन चुके थे, चौधरी ज़हूरुल्लाह, उनके बेटे चौधरी शुजात हुसैन, या उनके रिश्तेदार चौधरी परवेज़ लाई वगैरह, इनको सियासत में लाया गया। यानी अब इंडस्ट्रियलिस्ट भी सियासत में आ गए। अब इन इंडस्ट्रियलिस्ट ने क्या किया, इनमें नवाज शरीफ ने 88 में कुछ दिनों के लिए जाग, पंजाबी जाग का नारा लगाया ताकि बेनज़ीर का रास्ता रोका जाए और थोड़ा सा पंजाबी कार्ड खेला जाए। लेकिन उसके बाद इनकी पॉलिटिक्स में हम देखते हैं, चाहे ये मियाँ फैमिली हो, चौधरी फैमिली हो, चूँकि इनके अपने बहुत बड़े बिजनेस इंटरेस्ट थे, कैपिटल के इंटरेस्ट थे स्टेट के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इनको पावर में भी आना था, मिलिट्री के साथ भी इन्होंने कंप्रोमाइज़ करने थे, हर तरह का कंप्रोमाइज़ करना था। तो ये भी पंजाबियत की बात नहीं कर पाए, पंजाबी कॉज को फ़रोग नहीं दे पाए, क्योंकि सारी बात है इनका इंटरेस्ट इसमें नहीं था। अब जिस तरह मरियम नवाज़ जलसे जुलूसों में, तकरीर में पंजाबी की बात कर रही हैं, पंजाबी होने पर फ़ख्र की बात कर रही हैं, पंजाब के हकूक़ की बात कर रही हैं, और ये कह रही हैं कि पंजाबी के ख़िलाफ़ कुछ बर्दाश्त नहीं करूँगी, तो ये एक टेस्टिंग केस है। एक इंडस्ट्रियलिस्ट घराने की एक यंग, कदर यंग चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज़ अगर पंजाबियत की बात कर रही हैं तो ये टेस्टिंग केस है। लेकिन पंजाबी कॉज के साथ सिंसियर होने के लिए मरियम नवाज़ को बहुत ठोस काम करने पड़ेंगे।
ये ठोस काम क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो पंजाब में जो जागीरदारी निज़ाम की रेमनेंट्स हैं, बाक़ियात हैं ज़मींदारी निज़ाम की, उसको ख़त्म करना होगा। जो पंजाब के बेतहाशा वसाइल हैं, इसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करनी होगी कि ये सिर्फ चंद इंडस्ट्रियल घरानों के, चंद जागीरदारों के, चंद पीरों के हाथ में ना रहे, बल्कि अक्सर पंजाबियों के पास ये वसाइल आने चाहिए। उसके बाद फिर मरियम नवाज़ को तालीमी निज़ाम में, लाइक स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में पंजाबी निज़ाम को, पंजाबी ज़ुबान को, पंजाबी लैंग्वेज को मुतारिफ़ करवाना पड़ेगा। पंजाबी कल्चर के हवाले से मुख्तलिफ़ तरह के अदारे बनाने पड़ेंगे। पंजाबी डिपार्टमेंट्स जो हैं पंजाबी यूनिवर्सिटीज़ में, इनको अपग्रेड करना पड़ेगा, रिसर्च फंडिंग देनी पड़ेगी, स्कॉलरशिप देनी पड़ेगी, पंजाबी टीवी लॉन्च करना पड़ेगा स्टेट लेवल पर, रेडियो लॉन्च करना पड़ेगा। और पंजाबी जो कल्चर है, पंजाबी हेरिटेज साइट्स हैं, जो पंजाब के बड़े बड़े हिस्ट्री में दानिश्वर रहे हैं, चाहे वो बुल्ले शाह हों, मुज़ाहमत करने वाले दुल्ला भट्टी हों, अहमद ख़ान खरल हों, भगत सिंह हों, वारिस शाह हों, इन सब की जो हेरिटेज साइट्स हैं इनको प्रमोट करना होगा। पंजाबियों को, नई नस्ल के पंजाबियों को इन हीरोज़ के बारे में बताना होगा। तो क्या मरियम नवाज़ अगर पंजाब के साथ सिंसियर हैं तो क्या वो ये स्टेप्स ले पाएंगी या नहीं ले पाएंगी? आप भी देखते रहिए मरियम नवाज़ क्या ये कर पाती हैं बड़े काम या नहीं कर पाते, हमारी नज़र भी बनी रहेगी। तो ये पंजाबी कॉज, पंजाबियत और मरियम नवाज़ जो पंजाबियत का नारा लगा रही हैं, इस हवाले से किया गया वीलॉग रीथिंक विद उमर जावेद के प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपके सामने पेश किया गया। उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।